हेलो एंड वेलकम टू प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं अलीना फारूक शेख और सबसे पहले गुज़श्ता रोज़ जो हमने लाहौर में तालिबात को हरासा किए जाने का मामला उठाया था उससे मुतल्लिक आपको कदर तसल्ली बख्श अपडेट ये दें कि वज़ीर आला पंजाब ने इस मामले का नोटिस लिया है और वो कहते हैं कि वो मुमकिन बनाएंगे और ख़ुद निगरानी करेंगे तमाम तर तहकीकात की कि वो शफाफ हों। आगे बढ़ते हैं। अनफॉर्चुनेटली अच्छी खबर हमने पंजाब से दी है, लेकिन जो शहरी हवाबाजी है उससे मुतल्लिक कुछ अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं। यूरोपीय यूनियन के बाद बरतानिया की सिविल एविएशन अथॉरिटी ने भी PIA की परवाज़ों पर पाबंदी आयद कर दी है। यूरोपीय यूनियन और बरतानिया ने इकदाम पाकिस्तानी पायलट्स के जाली लाइसेंस स्कैंडल और ख़ासकर इसको उठाया था वज़ीर हवाबाजी ने कौमी असम्बली में और इल्ज़ामात लगाए थे, आदाद शुमार पेश किए थे उससे मुतल्लिक और उसको बेस बनाते हुए ये सारा कदम उठाया गया है। ताहम इस मामले पर जब PIA के तर्जुमान से कुछ रोज़ पहले जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा में बात हुई तो उन्होंने क्या कहा, पहले वो मुलाहिज़ा कीजिए। हमें अभी तक सरकारी तौर पे वो रिसीव नहीं हुई, लेकिन आई एम प्रीटी श्योर कि अगर उन्हें भेज दिए तो अगली चंद मिनटों या चंद आधे पौने घंटे के अंदर होपफुली हमें एटलीस्ट उसका फैक्स या ईमेल उसकी रिसीव हो जानी चाहिए। दुनिया में इतनी हमारी जगहसाई हो गई है, आप ये कह रहे हैं कि एज ऑफ नाउ भी PIA को पता नहीं है वो कौन से पायलट हैं जिनका वजीर साहब कह रहे हैं कि उनकी मुबैना तौर पर मशकूक डिग्री हो सकती है, जिनको कल जाली कह दिया था उन्होंने, और वो ग्राउंड हुए या नहीं हुए? हमने इंटरनली अपनी इंक्वायरी की जिसके अंदर हमने जनवरी और फरवरी ही में से हमारे तमाम पायलट्स में से 17 लोगों को हमने आइडेंटिफाई किया और हमने उसी टाइम पे उनको ग्राउंड कर दिया। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इस मामले के ऊपर इंक्वायरी अपनी शुरू की थी फरवरी 2019 के अंदर और उन्होंने कुछ 15 महीने लगा के इंक्वायरी का रिजल्ट निकाला। हमें भी मिनिस्टर साहब की तकरीर से ही पता लगा कि उसका स्केल बहुत बड़ा है, उसका मैग्नीट्यूड बहुत बड़ा है। हम ये सोच रहे थे कि शायद 17 हमारे पास हैं तो मिल मिला के 20-22 ऐसे हो जाएंगे और 3-4 अगर और होंगे तो हम उनको भी फौरन से पहले ग्राउंड कर देंगे, लेकिन 148 या 150 2 दिन पहले तो 150 का फिगर था, आज अभी पता लगा कि 148 का फिगर हमारे लिए भी बहुत बड़ा था। आपने PIA के तर्जुमान की गुफ्तगू मुलाहिज़ा की, वो ये कहते हैं कि जो अबूरी रिपोर्ट पेश की गई इसमें जो तहकीकात थी वजारत ने या वज़ीर साहब ने इससे मुतल्लिक PIA को एतमाद में नहीं लिया और सिविल एविएशन अथॉरिटी का भी इससे मुतल्लिक अभी तक कोई बयान नहीं आया। बहरहाल जब ये मामला उठा है और PIA को हजीमत का सामना करना पड़ा है तो अपोजिशन की जानिब से हुकूमत के ख़िलाफ़ बड़ी तनकीद की जा रही है और इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि जल्दबाजी में बयानात दिए गए हैं, इसकी वजह से सब कुछ हो रहा है। पीपल्स पार्टी की हैं सेनेटर शरी रहमान, उन्होंने कहा है ट्विटर पैगाम में कि पायलट्स की काबिलियत जांचने के लिए अंदरूनी एहतसाब का तरीक़ाकार अपनाना चाहिए था और ये नहीं हुआ, इसलिए कौम की बदनामी हो रही है। चेयरमैन सेनेट, साबिक चेयरमैन सेनेट हैं रज़ा रब्बानी साहब, उन्होंने भी ये मामला उठाया और उन्होंने कहा कि जी जो PIA मुख्तलिफ ममालिक में इसको बंद किया जा रहा है, इसके ऑपरेशंस को बंद किया जा रहा है, जो वज़ीर साहब ने जल्दबाजी में बयान दिए हैं ये उसका बायस हो सकते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने गुज़श्ता रोज़ अपनी तकरीर में इस मामले को उठाया और उन्होंने अपोजिशन की तकरीर जो तनकीद है उसको भी एड्रेस किया और कहा कि ये कहते हैं रिपोर्ट दबा दें, लेकिन अगर हम रिपोर्ट पब्लिश ना करते, रिपोर्ट दबा देते और कोई खुदा न खास्ता हादसा हो जाता तो वो खून मेरे हाथों पर होता। अब कौमी इदारे की गिरती साख की बहाली के लिए क्या हो सकता है, क्या इक़दामात उठाने चाहिए, इस पर अपना बुनियादी सवाल अपने एनालिस्ट से हमारा कुछ यूँ है कि वज़ीर आज़म एक बयान देते हैं, अपोजिशन कुछ और कहती है, तो किसके बयान में या किसके मौक़िफ़ में ज़्यादा ताकत है? वज़ीर आज़म कहते हैं कि ग़ुलाम सरवर ख़ान को रिपोर्ट पब्लिक करने का कहा, या पब्लिश ना करते तो खुदा न खास्ता कोई हादसा होता तो उसका ज़िम्मेदार कौन होता? किसका मौक़िफ़ दुरुस्त है, वज़ीर आज़म या अपोजिशन की ऑप्शंस हैं? और पैनल पर आज हमारे साथ मौजूद हैं हसन निसार साहब, मज़हर अब्बास साहब, मुनीब फ़ारूक साहब, इरशाद भट्टी साहब और शहजाद इकबाल साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। मुनीब, आपसे आगाज़ करते हैं गुफ्तगू का। अब पेंडोराज़ बॉक्स खुला है तो हर चीज़ पर सवाल उठेंगे और हम देख रहे हैं कि PIA को किस तरह से हजीमत का सामना करना पड़ा है और ख़ास तौर पे PIA का मामला नहीं है, किसी एयरलाइन का मामला नहीं है, सिंबॉलिक वैल्यू है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के साथ एसोसिएटेड, पाकिस्तान का मामला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए ये हमारे लिए बिकॉज पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन नेशनल फ्लैग कैरियर है, बेशक उसके अंदर ख़राबियाँ हैं, बहुत सारे मसाइल हैं, बैगेज है बहुत बड़ा, लेकिन फिर भी हजीमत का सामना तो ना सिर्फ वो इदारा कर रहा है बल्कि एज अ पाकिस्तानी आपको ख़ुद बड़ी तकलीफ़ होती है जब दुनिया में आपके मुल्क के हवाले से, ख़ास तौर पे आपकी एयरलाइन के हवाले से ऐसी बात की जाती है। ऑलरेडी हमको इतना अच्छी रैंकिंग में तो है नहीं, इतना ज़्यादा बर्डन है, ओवर एम्प्लॉयमेंट, ज़्यादा ओवर स्टाफिंग हुई हुई है और बहुत से इशूज़ हैं, एग्जॉर्बिटेंट लॉसेस हैं, वो तो अपनी जगह मौजूद है। लेकिन मेरी नाकिस राय में
देयर इज़ अ वे ऑफ डूइंग एवरीथिंग। प्रॉब्लम ये है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का कि वज़ीर-ए-आज़म की इस बात से मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ जब वो ये कहते हैं कि ये रिपोर्ट सामने आनी चाहिए थी, पब्लिक होनी चाहिए थी, पब्लिक इन द सेंस के पता चलना चाहिए था हुकूमत को। लेकिन ये जहन में रखिए कि दुनिया इसको कैसे परसीव करती है। ये एक स्कैंडल के तौर पर देखा जा रहा है। आपके ना सिर्फ पायलट्स की बदनामी हो रही है जो कि हमको सबको मालूम है, आपकी एयरलाइन की बदनामी हो रही है, यूरोप नहीं जा सकेगी, यूके नहीं जा सकेगी फॉर द टाइम बीइंग। अभी तो मुअत्तल कर दी गई, अब वहाँ पर नहीं कोई इजाज़त हमें या जो हमारा इजाज़तनामा था उसे मुअत्तल कर दिया गया। तो तरीक़ाकार दुरुस्त नहीं है। आपकी इंटेंशन ज़रूर दुरुस्त हो सकती है, नीयत मेरी दुरुस्त हो कि मैंने काम दुरुस्त करना है या जिम्मेदारी है मेरे पे, लेकिन मैं उसका एक तमाशा बना दूँ। और वज़ीर-ए-आज़म अगर ये कहते हैं कि जी मैंने प्राइम मिनिस्टर को कहा, गुलाम सरवर खान को, कि जी आप रिपोर्ट पब्लिक कर दें, आपको जहन में रखना चाहिए था कि जब आप एक लफ्ज़ भी बोलते हैं, वज़ीर-ए-आज़म बोलते हैं या कोई मिनिस्टर बोलते हैं इस ऐसी चीज़ के बारे में, तो उसके इम्प्लिकेशंस होंगे, उसकी अलाउ मी टू से उसकी रिवर्बरेशंस होंगी बियॉन्ड बॉर्डर, और वो हुई हैं। तो अब जो ये हजीमत का सामना करना पड़ रहा है, अब आप खुद को एब्जॉल्व कर सकते हैं, आप ये कह सकते हैं कि नहीं 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 जी ये तो फिर आपको पता है वो एक नेचुरल कॉन्सिक्वेंस था, ये तो होना ही था। बातें बाहर निकल आती हैं, फेयर इनफ, बट आप खुद आके चेस्ट थम्पिंग कर रहे हैं और बता रहे हैं कि जी हमने ये रिपोर्ट की और जी हमारे देखें जी इतने पायलट्स जो हैं ये टोटल है जी इतने जाली हैं। अब आप जब दुनिया को बता रहे हैं, एवरीबडी इज मेकिंग न्यूज आउट ऑफ इट, तो फिर आप किसी को क्या ब्लेम करना। अब ठीक है, पूरा मुल्क भी सफ़र कर रहा है, इदारा भी वो सफ़र करेगा। जो पायलट्स जेन्युइन पायलट्स हैं, जिन्होंने वाकई सही लाइसेंस लिए हुए हैं, लोग उनको भी शक की निगाह से देखेंगे। क्या फ्यूचर रह जाएगा उन पायलट्स का जो कि बड़ी प्रोफेशनली ट्रेंड हैं और दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर फ्लाइंग कर रहे हैं, नॉट नेसेसरीली PIA, उनको भी शायद लोग, उनके भी एम्प्लॉयर्स उनको शक की निगाह से और ये हो रहा है। वियतनाम में हमने देखा मुख्तलिफ ममालिक से, उसको ज़हन में रखना चाहिए था। मुख्तलिफ ममालिक से खबरें आ रही हैं। मज़हर अब्बास साहब, जिन्होंने CAA से लाइसेंसेस लिए, अब सब के ऊपर शक की निगाह से देखा जा रहा है। मुख्तलिफ ममालिक में पाकिस्तान की जारी करदा लाइसेंसेस के स्टाफ काम कर रहे हैं, उनको भी ग्राउंड कर दिया गया है। तो क्या बेहतर ना होता कि पहले इंक्वायरी कर ली जाती और घर में इंक्वायरी कर ली जाती, उसके बाद पब्लिक कर दी जाती रिपोर्ट, अगर उसमें इतना सब्सटेंस था तो? देखिए, सवाल का जवाब देने से पहले मैं तो सुबह से बहुत डिस्टर्ब हूँ कश्मीर के उस बच्चे की बार बार वीडियो देखकर, और समझ में नहीं आ रहा कि जिस बेचारे की नाना कि कितनी इससे ज़्यादा दर्दनाक वहशियाना इक़दाम और हो क्या सकता है। मेरा ख़्याल है भारत के जो आम आदमी है उसके सोचने का ये सवाल है कि उन्होंने किस बर्बरियत को, किस किस्म के लोगों को लाके बरसर इक़्तिदार बैठा दिया है। कश्मीरी तो अपनी लड़ाई जीत ही लेंगे और कत्लगाहों से चुनकर हमारे अलम और निकलेंगे उस शाख के काफ़िले। जहाँ तक इस सवाल का जवाब है, देखिए इस कमीशन की रिपोर्ट, इंक्वायरी की रिपोर्ट बिल्कुल पब्लिक करनी चाहिए थी। बहुत सी इंक्वायरी की रिपोर्ट्स ऐसी होती हैं जिसके कुछ पोर्शंस आप पब्लिक करते हैं और कुछ पोर्शंस आप पब्लिक नहीं करते। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं, आप इस पोर्शन को रोक कर प्रॉपर स्क्रीनिंग करते, उन सारे पायलट्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई करते जिन लोगों ने, चाहे वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, चाहे उस वक्त चेयरमैन कौन थे, सेक्रेटरी डिफेंस कौन थे, जो इससे ताल्लुक़ रखते हैं मुताल्लिक़ा लोग, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करते। प्रॉपर स्क्रीनिंग करने के बाद जो है आप जो भी नए रिक्रूट्स वो है पुलिस पॉलिसी वगैरह बनाते, ताकि उनके ख़िलाफ़ एक्शन भी हो जाता, क्लियर भी हो जाती सारी चीज़ें, और आपको इस सिचुएशंस का सामना नहीं करना पड़ता जिस सिचुएशन का आपको आज सामना करना पड़ रहा है। अब प्रॉब्लम जो है वो पायलट्स के ग्राउंड करने की नहीं है, अब PIA के ग्राउंड होने की प्रॉब्लम आ गई है। और ये जो सूरत हाल है ये किसी भी, और सिर्फ PIA ही नहीं, क्योंकि बहुत से पायलट पाकिस्तान की निजी एयरलाइंस में भी काम कर रहे हैं। अब तो आपको पूरी ओवरहॉलिंग करनी पड़ेगी। बहुत अच्छी बात है, लेकिन चीज़ें इतनी ऐसी टाइमिंग्स होती हैं हर चीज़ की कि अब आपके लिए, अभी आपने उन पायलट्स को ग्राउंड भी नहीं किया और आपने कह दिया कि हमारे 262 पायलट इस तरह के हैं। अभी वो ग्राउंड नहीं हुए हैं, किसी को नाम भी उसका उस वक्त तक नहीं पता था जब ये ऐलान किया गया। तो इस पोर्शन को अगर
अगर रोक लिया जाता, उस पर इंक्वायरी होती, थोरो इंक्वायरी होती, कार्रवाई होती, सब कुछ होता। लेकिन हर चीज़, हर इंक्वायरी कमीशन में हर चीज़ पब्लिक करने की नहीं होती। अच्छा। एक्शन ज़रूर होना चाहिए था, और एक्शन बिल्कुल निशानदेही दुरुस्त हुई है। इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, प्रॉपर थोरो इंक्वायरी होनी चाहिए, और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अब इस सिचुएशन से आप कैसे निकलेंगे, ये एक आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन गया सर। निशानदेही हुई है, लेकिन उसके ऊपर भी ये कहा जा रहा है जो अथॉरिटी है, सिविल एविएशन अथॉरिटी, उसको ऑन बोर्ड लिया ही नहीं गया, उससे वेट करवाया ही नहीं गया। यही कह रहा हूँ ना कि आप पहले इसकी, यानी आप पूरी तरीके से इंक्वायरी करते क्योंकि अभी आपने सिर्फ ये कह दिया, एक स्टेटमेंट दे दिया मिनिस्टर ने, उसमें ना डिटेल्स थी उस रिपोर्ट। आप तो करते, मतलब आपको यही सब कुछ लगता है कि जल्दबाजी में था? नहीं, ये पोर्शन, मैं सिर्फ ये पोर्शन, बाकी मैं रिपोर्ट को पब्लिक करने के खिलाफ नहीं था। ठीक है। हसन निसार साहब, देखें, अभी मुनीब कह रहे थे कि जेन्युइन पायलट्स भी जो हैं वो भी मशकूक हो जाएंगे, बिल्कुल दुरुस्त बात है। लेकिन गेहूं के साथ घुन पिसता है। पूरे इंसानी जिस्म में एक उज़्व को कैंसर हो जाए, कीमत पूरे जिस्म को अदा करनी पड़ती है बीबी। ये पीआईए का मातम नहीं है, ये पूरे के पूरे 22, 24, 26 करोड़ का मातम है। ये इन्हतात की आखिरी इंतहा है। जाली डिग्रियां, बोगस फेक लाइसेंसेस, क्या किरदार है? पल्ले आपके है कि आपने बदनाम क्या होना है जी? बदनामी के लिए तो नेक नामी बहुत जरूरी होती है। आप किधर, किस शोबे में, इक्तसादियात से लेके आपकी अखलाकियात तक, कदम कदम पे मुर्दा जानवरों की अंतड़ियों से तेल बनाने वाले रोज स्कैंडल, रोज मासूम बच्चों पोर्नो साइट्स में नंबर 1। क्या लोग हो? इस पे सोचो, इस पे मातम करो। मैं तो लिख लिख के पागल हो गया। ये पीआईए जी फलाना, अच्छा रिपोर्ट की मिस हैंडलिंग होगी, अच्छा भी हो गई, फिर क्या हो गया? पहले कौन सा है? जहाज तक तो गायब हो चुका आपका, और क्या लेना आपने? भर्तियां आपकी बेतुकी, बेसुरी। जो आया जिल्लात का बच्चा, जहां 10 बंदे थे उन्होंने 100 घुसा दिया, बर्बाद करके रख दिया। पूरी की पूरी स्टील मिल फारिग होगी। क्यों? जहां 10 था वहां 100 घुसाया, 10 भी गया। वो ये माइक्रो, ये इस तरह मत देखें चीजों को। ये डेंटिंग पेंटिंग, ये इंजन ठीक होने वाला नहीं है। इंजन तब्दील करो अब, प्लीज डू समथिंग एल्स। इसको पकड़ लो, रिपोर्ट कर दो, ये कर दो, वो कर दो। ये क्या है? कोई मसला हल नहीं होगा आपका। ये स्कूलों वाली बात अभी आप कर रहे थे, ये हर तीसरे स्कूल की कहानी है। यहां वो बाहर निकल आई, लेके बैठ गए, कुछ भी नहीं, गल सड़ चुका है सारा कुछ। एक शेर है, दीवारे खस्तगी हूं मुझे हाथ मत लगा, मैं गिर पड़ूंगा देख सहारा ना दे मुझे। ये एक ऐसी दीवार है जिधर आप उसको टेक देने की कोशिश करते हो, वो ढह जाती है वहां से। आपका ठीक कहां है? सो ये पीआईए, ये हो गया, वो हो गया, ओवरऑल क्या हो गया? पंक्चर हो गया सारा कुछ। टाइटैनिक डूब रहा है पूरे का पूरा, कोई सर पैर ही नहीं है। अवाम और हुक्काम में मुकाबला है कि कौन बुरी परफॉर्मेंस देगा। ठीक है इरशाद भट्टी साहब, खुदा की पनाह खौफ आता है। ठीक है हसन निसार साहब, आपका पॉइंट मैं शहजाद के साथ उठाऊंगी। इरशाद भट्टी साहब, कुछ अफवाहें हैं जो मैं चाहती हूँ आपसे थोड़ा सा क्लियर करें। एक तो अब पीआईए को ग्राउंड करने का मामला, उसके ऊपर वफाकी काबीना से मंजूरी ली जानी है। पीआईए की मिल्कियत है अमेरिका में एक होटल रोजवेल्ट, उसको बेचने का मामला। उसमें नाक़दीन ये कहते हैं कि शायद ये सब कुछ होना एक प्री प्लान्ड स्कीम थी, शायद ये साजिश थी। आपके सोर्सेज क्या कहते हैं, आपके पास क्या इत्तलात है? पहली बात वही मैडम शेख मज़हर अब्बास साहब वाली, वो बच्चे वाली जो उसके सीने पर बैठा हुआ था। मेरा इससे थोड़ा सा बड़ा बच्चा है और मैं अभी इस एक्सपीरियंस से गुजरा हूँ। इसी तरह मेरा बच्चा मेरे सीने पे आता है, बैठता होता है सम टाइम जब मैं सोया होता हूँ, लेटा होता हूँ। तो मैं सोच रहा था कि अगर मैं नीचे, ये मुझे लग रहा था जैसे मैं मर गया हूँ, वहाँ मुझे गोलियाँ मार दी गई और मेरा बेटा ऊपर बैठकर और जिस तरह वो बैठा हुआ था, तो मुझे
इस अजीबोगरीब जुल्म हो रहे हैं इस धरती पर, इस ज़मीन पर। ये इस तरह के लोग भी हो सकते हैं कुछ। अल्लाह बहरहाल कश्मीरियों को हिम्मत दे, हौसला दे, और अल्लाह ताला फजल करे। हम जैसे लोग नहीं बर्दाश्त करते। दूसरी बात, किस किस चीज़ की बेचने की बात कर रही हैं? ये मुल्क बेच दिया गया है। ये हसन निसार साहब जो रो रहे हैं, ये जो 25 साल से लिख रहे हैं, ये मुल्क बेच दिया गया, हर इदारा बेच दिया गया है। ये पेंट हाउस बैरी कज़ाक किसके बारे में कहा गया था बरतानिया में? वो हमारा 3 दफ़ा का वज़ीर आज़म था। ये सरे महल, ये नेकलेस, ये क्या थे? ये जाली अकाउंट्स क्या थे? ये फलूदे वाले और ये धोबी नाई कौन थे? ये टीटी कपूर कौन थे? ये स्टील मिल क्या है जिसको कभी किसी मुल्क में कि 34 अरब दे दिए हैं तनख्वाहों में और स्टील मिल बंद पड़ी हुई है? कभी कोई हो, कोई इदारा, रेलवे देख लें, 1 लाख भर्तियां करने जा रहे हैं, वो खुदा का खौफ करे वो वजीर कि वो पहले रेलवे कितने खसारे में है, ऊपर से बाकी महकमे, ऊपर से हर शाख पे कौन बैठे हुए हैं। अजीबो गरीब कहानियां हैं। मुझे बेच दिया गया, मैं 2 लाख का मकरूज हूं, मैंने लिया था कर्जा, किधर गया मेरा कर्जा? इदारा कोई सर पर पैर पे खड़ा नहीं है, मुल्क में कुछ है नहीं है, वो कर्जा किधर गया? वो पैसा किधर गया? यानी मुझे अस्पताल में दवाई टीका नहीं मिलता, मुझे बाहर पानी साफ नहीं मिलता, वो पैसा किधर गया जो जिसका 2 लाख का मैं मकरूज हूं? मेरी बहन माँ या बेटी तो जाती है, वो सड़क पर बच्चे पैदा करती है, ये पैसा किधर गया? ये सो कॉल्ड खा गए, ये जिनको हमने ग्लैमराइज किया हुआ है, ये जमहूरियत खा गई, ये जमहूरे खा गए, ये बदबूदार निज़ाम खा गया। अच्छा, अब आ जाएं, आपको पता चला है वो आपके रोजवेल्ट पे आने से पहले मैं एक जवाब दे दूं, आपको पता चला है जाली पायलट्स हैं, मशकूक पायलट्स हैं, मुश्तबा पायलट्स हैं, या वो पायलट्स हैं जो नए इम्तिहानी निज़ाम में फेल हो गए, इनकी फ्लाइंग और ट्रेनिंग मुकम्मल है। आपने खामोशी से क्यों नहीं इनकी तहकीकात की? जो वाकई जाली पायलट्स हैं, जैसे आपने बताया 9 एतराफ़ कर चुके हैं, इनको आप खामोशी से क्यों अंडरग्राउंड ने किया? PIA में स्क्रूटनी क्यों नहीं की? बाद में आप बता देते मुसलसल हादसों की वजह से मतलूबा मयार पूरा नहीं हुआ, इसलिए हमने अंडरग्राउंड इतनों को कर दिया। पहले शोर मच गया, हुआ क्या? पहले शोर मचा, जाली 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 जाली, 262 जाली, फिर पता चला 262 नहीं है, PI के 148 हैं, फिर पता चला 144 हैं। आज यासर पीरजादा ने कॉलम लिखा है कि 144 पायलट्स में से 39 पायलट्स PIA छोड़ चुके हैं। इनमें वो मरहूम पायलट भी है जो हवेलिया में मारा गया है। 36 पायलट्स के बारे में मालूमात ही गलत हैं, बाकी 60 बचते हैं। ये 60 पायलट हैं। 60 पायलट्स के लिए आपने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, पहला नाम क्या है? पाकिस्तान। उसके बाद क्या आता है? इंटरनेशनल एयरलाइन। और ये किन के जमहूरों के हत्थे चढ़ा हुआ है? पाकिस्तान। अच्छा, 2 सरवर खान की सुन ले, 2 तकरीरें, 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, 2 TV प्रोग्राम खड़का दिए, और PIA को बाज़ाब्ता अभी तक नहीं बताया कि कौन कौन जाली हैं। प्रोग्राम खड़का दिए, TV टॉक शोज कर दिए। अब क्या है? यूरोप पाबंदी, अक़वाम मुत्तहिदा पाबंदी, अरब अमारात ने वज़ाती खत लिख दिया, और यहाँ PIA का मामला नहीं रहा, निजी एयरलाइंस का मामला नहीं रहा, उन तमाम इंजीनियर्स और उन तमाम पायलट्स का मामला है जो गैर मुल्की काम में करे, वो भी मशकूक हो गए हैं। खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आने का। अब आ जाए इस पर, गुलाम सरवर साहब का इंटरव्यू देखें। हमारी काबीना में ऐसे लोग बैठे हैं जिनका वेयर अबाउट्स ही नहीं पता, मुझे नहीं पता, कौम को नहीं पता, किसी को नहीं पता। ये कौन थे? ये अनइलेक्टेड लोग हैं, ये एडवाइजर हैं। निजकारी किसकी करनी थी? PIA की। निजकारी किसकी करनी थी? स्टील मिल की। निजकारी किसकी करनी थी? रेलवे की। निजकारी किसकी हो गई? होटल की। अब क्यों हो रही है? एक मरतबा इमरान खान से अरशद शरीफ ने पूछा कि जुल्फी बुखारी साहब बिजनेस क्या करते हैं? कहते हैं मुझे नहीं पता, एडवाइजर हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ है वो काबीना में नहीं बैठ सकते, वो बैठे हुए हैं। और अब ये गुलाम सरवर साहब, सुना जा रहा है मुबैना तौर पर गुलाम सरवर साहब और उनकी आपस में चपकलश है, और ये सारे मामलात में बहुत सारे ये जो काम हो रहे हैं ये दोनों की वजह से हो रहे हैं। अब होटल क्यों जा रहा है भाई? कौन ले जा रहा है? किसकी तरफ जा रहा है? क्यों इसको सबसे पहले निजकारी की जा रही है? ये बड़े सवाल हैं, ये बहुत बड़े सवाल हैं। ये होगा नहीं, ये लेख लीजिएगा, बहुत इसके रिजल्ट। लेकिन ये जो ये कर रहे हैं ये बहुत गलत है, ये बहुत नहीं, अगर किसी मसलहत के तहत करना भी है तो इस वक्त जब वैसे ही प्रॉपर्टी के रेट्स इतने नीचे हैं, मतलब मुझे नहीं पता, आई नो एक्सपर्ट, लेकिन फिर भी पुरानी नजर, बहुत पुरानी नजर है इस पर। बहुत लोगों ने ट्राई की, अब ये भी ट्राई कर लें, बेच लें सारा कुछ, एक दिन करें, पाकिस्तान को प्लाटों में तकसीम करके बेचें।
हाँ, और सही कह रहे हैं हसन साहब, यही तो टाइम है करने का। प्लाटों में तकसीम करके इस मुल्क को, सिंध का इलाहा बेच दें, पंजाब इलाहा बेच दें, केपी के इलाहा बेच दें, बलूचिस्तान इलाहा बेच लें, और मुझे बता दें कि मैं किस प्लाट में आऊंगा, मुझे भी बेच दें। बेच तो दिया है जालिमों, और जालिमों मर जाओगे खुदा की कसम। चलिए शहजाद को भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। शहजाद, हमने प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई कर ली, लेकिन ये बताएं कि अब इसका हल क्या है? कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि बड़ा अच्छा मौका है, अब PIA को आप मुकम्मल तौर पे शट डाउन करें और दोबारा से इसको रिवैम्प करें। ये क्या काबिल अमल तजवीज़ है? देखिए, पहले तो हुकूमत की गलती कहां थी उसको जरा आइडेंटिफाई करना जरूरी है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जिन पायलट्स ने वायलेशन की है प्रोसेस की, उनको ग्राउंड करना चाहिए, उनको आप बरतरफ करें, उनके खिलाफ एक्शन आप लें। और साथ ही साथ ये भी जरूरी है कि आप बताएं लोगों को, उसमें भी कोई मसला नहीं है कि हमने ग्राउंड कर दिए, लेकिन जो तरीकेकार पूरा अडॉप्ट किया गया हुकूमत की तरफ से, उसमें उनकी नाअहली नजर आती है। पहले दिन हमें ये बताया गया, फ्लोर ऑफ द हाउस ये बताया गया कि इन पायलट्स के पास जाली लाइसेंस है, ये फेक पायलट्स हैं। जब ये आपने बता दिया तो एक खबर बनी पूरी दुनिया में, CNN, BBC ने, तमाम लोगों ने खबर को उठाया कि यार पाकिस्तान में हर 3 में से एक पायलट ही फेक है। तो जहन में क्या आता है लोगों के कि ना इन पायलट्स के पास तरबियत है, ना इनकी ट्रेनिंग हुई है, ना इनको जहाज उड़ाना आता है। ये पहली चीज आती है आपके जहन में जब आप इस तरह की खबर सुनते हैं। लेकिन हकीकत क्या थी, ये सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया गया। मामला ये था कि जो उनका टेस्ट था, किसी ने बेईमानी से पास किया, किसी ने चीटिंग करके पास किया, जो प्रोसेस था वो फॉलो नहीं किया गया। तो अगर आप ये बताते आके फ्लोर ऑफ द हाउस के जो प्रोसेस था लाइसेंस हासिल करने का, उसको सही तरीके से नहीं अडॉप्ट किया गया, वो फॉलो नहीं किया गया, उसमें वायलेशन है, तो शायद दुनिया भर में इतनी खबर ना बनती। आपने बता दिया फेक पायलट्स हैं, फेक लाइसेंसेज हैं, तो सबने सोचा कि शायद सिविल एविएशन से इन्होंने लाइसेंस ही नहीं हासिल किया है। दूसरा बड़ा अहम नुकता यह कि आपको पहले बताना चाहिए था, एयरलाइंस को बताना चाहिए था, PIA को बताना चाहिए था कि ये पायलट्स हैं जो कि जिन्होंने अपना लाइसेंस ठीक तरीके से हासिल नहीं किया, इनको आप ग्राउंड कर दें। ना PIA को पता था 4 दिन तक, ना पाकिस्तानी पायलट जहां जहां दुनिया में जहाज उड़ा रहे हैं उनको पता था। उन एयरलाइंस को भी बताना चाहिए था कि इनमें कौन कौन से ऐसे पायलट्स हैं जिनके पास मुश्तबा लाइसेंसेज है, उनको आप ग्राउंड कर सकते हैं। बाकी बिल्कुल क्लियर है, ताकि पूरा पैनिक सिचुएशन ना फैलती। और फिर जो लिस्ट है, उस लिस्ट को भी किसी ने वेरीफाई करने की कोशिश नहीं की। इस लिस्ट में ऐसे लोग हैं जिनके नाम के आगे लिखा हुआ है कि 9 पर्चों में वो फेल हुए, जबकि टोटल पर्चे 8 होते हैं। किसी कोई पायलट रिटायर हो चुका है, उसका नाम भी उस लिस्ट में शामिल किया गया है। कोई कहता है मैंने तो अभी इम्तिहान ही नहीं दिया, उसका लिस्ट में भी नाम शामिल है। तो सारा का सारा प्रोसेस जिस तरीके से गवर्नमेंट ने हैंडल किया ना इसको, वो बहुत ही उनकी नाअहली इसमें वाजे हो गई है। और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि अगर इमरान खान साहब कहते हैं कि सबका एहतसाब होगा, तो कम से कम हम अपनी अंदर सफों से शुरू करें। एविएशन मिनिस्टर ने उस एयरलाइन के साथ एक और जुल्म किया जो पहले ही नुकसान में चल रही है। अब यूरोप में हम बंद हैं, हमारे पायलट्स ना वियतनाम में काम कर सकते हैं, और शायद दूसरे ममालिक से भी इसी तरह की खबरें आना शुरू हो गई हैं। तो कम से कम आप जो इसका प्रोसेस है, जो तरीकेकार था इसको पब्लिक करने का, उसको तो ठीक तरीके से इस्तेमाल करते। जो अल्फाज थे उसका चुनाव तो आपका कम से कम केयरफुल होना चाहिए था। लेकिन नहीं, यहाँ पे तो एक वो रेस लगी हुई होती है कि टीवी पे कौन जाके पहले बात करता है, कौन ये बताने की कोशिश करता है कि हम देखें, हमने आइडेंटिफाई किया है कि इसमें नुकसान क्या है। आप बेशक करें, लेकिन एक तो हकीकत पर मबनी जो बात है वो करें, और इस तरह के मसाइल को इस तरह ना डील करें कि उससे और ज्यादा नुकसान हो जाए, बजाय इसके कि आप उसको आप अगर आप कोई नुकसान को, आप कोई गलत चीज को आप हाईलाइट करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, तो इसलिए करते हैं ताकि उस इदारे को ठीक करें। ये तो नहीं करते ना कि उस इदारे को मजीद मार दो। ये हरकत की एविएशन मिनिस्टर साहब ने, और मेरे ख्याल से इसकी इंक्वायरी करनी चाहिए इमरान खान साहब को सबसे पहले कि किस तरीके से इसको डील किया गया है मामले को। ठीक है जी, यहाँ पर हम जी छोटा सा ब्रेक लेंगे और उसके बाद दूसरा सवाल एनालिस्ट के सामने रखेंगे। टेक अ ब्रेक। ब्रेक के बाद खुशामदीद। कुछ मुल्क की सियासत का जिक्र करें तो बिलावल भुट्टो जरदारी, चेयरमैन पीपल्स पार्टी, उन्होंने अब से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कहा है कि जी पाकिस्तान का हमें एक वज़ीर आज़म चाहिए, एक संजीदा और बालिग वज़ीर आज़म जो कि PTI का नहीं, पाकिस्तान को लीड करे। गुज़श्ता रोज़ अगर देखें तो कौमी असम्बली में खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि ये लोग यानी अपोजिशन ये सोच रहे हैं कि मुझे माइनस करके ये बच जाएंगे, अगर मैं माइनस हो भी गया तो इनकी जान नहीं छूटेगी। अपने मिशन पर कारबंद हूँ और इसको मुकम्मल करेंगे। हम हर जगह तहकीकात करेंगे और जिन्होंने आवाम का इस्तेहसाल किया है उनके पीछे जाएंगे। अब अपने एनालिस्ट से हमारा सवाल कुछ यूँ है कि दोनों रहनुमाओं में से किसका मौक़िफ़ दुरुस्त और तगड़ा लगता है उनको, इमरान खान या बिलावल भुट्टो जरदारी का? मज़हर अब्बास साहब आपसे स्टार्ट करते हैं। बिलावल साहब कहते हैं कि इस कठपुतली वज़ीर आज़म को वज़ीर आज़म हाउस से बाहर खींच कर फेंकना पड़ेगा। ऐसे जुमले ना कहा करें जो कि आमिर कहा करते थे, जो आमरियत की पैदावार होते थे। इस तरह के जुमले जो है ये सूट नहीं करते किसी भी डेमोक्रेट को, या आप उसे जो भी कहें। इमरान खान, आप इमरान खान के को सिलेक्टेड कहें या जो भी कहें,
एक इंतखाबात के ज़रिए उनकी मेजॉरिटी थी, मेजॉरिटी पार्टी के तौर पे उभरे, उसके बाद कोलिशन बनी या बनाई गई, लेकिन उन्होंने इलेक्शन लड़ा पार्लियामेंट के अंदर वज़ीर आज़म का। अपोजिशन का एक उम्मीदवार था, अपोजिशन के उम्मीदवार को शिकस्त दे के वो इस मुल्क के वज़ीर आज़म बने। मेरा ख़्याल में कि वज़ीर आज़म ने जो पार्लियामेंट में स्पीच की, उनके बहुत से कंटेंट से इख्तलाफ किया जा सकता है, लेकिन ये बात उनकी बिल्कुल है कि वो इसी पार्लियामेंट ने प्राइम मिनिस्टर उन्हें चुना है, उनके ख़िलाफ़ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जिसको लाना है वो लाए, और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए वज़ीर आज़म को हटाया जा सकता है, या वज़ीर आज़म खुद रिज़ाइन करे, नए इंतखाबात कॉल कर ले। ये तो आइनी तरीक़े होते हैं। ठीक है, इरशाद भट्टी साहब, इस जमहूरियत ने, इस निज़ाम ने मुझे क्या दिया, इस पर हमने एक प्रोग्राम करना था, वो ज़रूर कीजिएगा कि जरदारी साहब आए इसी सिस्टम में, नवाज शरीफ साहब आए इसी सिस्टम में, इमरान खान साहब आए इसी सिस्टम में। क्या दिया इस बांझ सिस्टम ने? आज 22 महीने के मरसिए हम लिख रहे हैं, नोहे पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं? कौडू बैठे हुए हैं बड़ी सीटों पर, कौडू छोटे छोटे बड़ी सीटों पर बैठे हुए, इसी सिस्टम ने बिठा दिए। इस पार्लियामेंट में ने क्या दिया है मुझे? पिछले 5 साल में कानून बनाए हैं, बड़े खूबसूरत बनाए हैं, और मेरे घर में क्या दिया है, और मेरे बच्चों को क्या दिया है, और मुझे कोई तहफ़्फ़ुज़ दिया है जान माल का, सिक्योरिटी का, और मुझे कोई खाने पीने को दिया है, मेरे बारे में सोचा है? और टड्डी दल मेरे पे हमलावर है, कोरोना मेरे पे हमलावर है, भूख मेरे पे हमलावर है, महंगाई मेरे पे हमलावर है, बेरोजगारी मेरे पे हमलावर है, इनकी लूटमार मेरे पे हमलावर है, इनका सारा कुछ मेरे पे हमलावर है, और ये खुद मेरे पे हमलावर है। और मैं हसन हुसैन जैसा क्यों नहीं हो सकता? और बिलावल का क्या कारनामा है? पिछले 10 साल में कोई एक चीज क्रेडिट पर है? 1.5 अरब असासे हैं, 4 अन्य कार्य खैर किया, खैरात की है। कोई एक सिंध में प्रोजेक्ट जो बिलावल ने खुद शुरू किया हो? एक है ना कि एक क्रेडिट है कि बेनजीर भुट्टो साहबा का बेटा है। मैं होता बेनजीर भुट्टो साहबा का बेटा तो मैं भी यही कर रहा होता। यानी इसके अलावा कोई कारनामा? तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं, कि सिस्टम ने आपको दिया क्या है, तो ये जमहूरी सिस्टम होना ही नहीं चाहिए, तब्दील कर दो। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल खत्म करें ये जमहूरियत, ये मुझ पे ढकोस लेना डालें। ठीक है, ये खत्म कर दें जमहूरियत, ये निजाम खत्म कर दें, शहजाद से पूछते हैं जिसमें मुझे और मेरे बच्चों को मिले। अच्छा सुनिए जी, हसन साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ सुनिए। अच्छा नहीं वो हसन साहब की तरफ जाते हैं, एक सेकंड सुनिएगा। नहीं सुनिएगा। कहा कि पीटीआई जरदारी को कत्ल करना चाहती, अल्लाह उनको लंबी सेहत दे। कल इसी असेंबली में फरियाल तालपुर साहबा की बात हुई, इसी असेंबली में सीता वाइट की बात हुई, आज बिलावल भुट्टो साहब अलीमा खान की बात कर रहे थे। कल इसका जवाब दिया जाएगा। कहते हैं वफाक की कारकर्दगी पर मुनाजरा करते हैं, और कभी सिंध की कारकर्दगी पर भी कर लो। और हुकूमती शुगर मिलों के खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए, और कर लो जो ठीक कह रहे हो। मुराद अली शाह की सब्सिडी और ओमनी कहानी भी कभी बात कर लिया करो। और एक इंतखाबात में, ये कैसे इंतखाबात हैं जिसमें सिंध का मैंडेट असली और वफाक का नकली है? इधर वजीर आजम सिलेक्टेड है, मुराद अली शाह इलेक्टेड है। ये कैसे लोग हैं? भुट्टो साहब ने को किसने लॉन्च किया? आमरों ने, सिकंदर मिर्जा ने, अयूब खान ने कह के थक गए हैं। जरदारी साहब ने, बेनजीर भुट्टो ने किससे डीलें की? आमरों से। ये किसकी पैदावार है? आमरियत की। कुटपुतली किसको कह रहे हैं? सिलेक्टेड किसको कह रहे हैं? ये पनीरी घर में लगी हुई है खुदा के लिए। और दूसरी तरफ इमरान खान है 22 महीने। मैं नजरिए पे कायम हूं। कौन सा नजरिया? किसका नजरिया? और किधर का नजरिया? और वो कितने यू टर्न ले चुके हो, कितने मोड़ों से मुड़ चुके हो? नजरिया दफन हो गया है। एनआरओ नहीं दूंगा तो आपको पैमरा में 3 महीने से खुद इंसाफ नहीं मिला। आप इस इदारों को तो खड़ा करो। भट्टी साहब वैसे ना आप इतने दिनों से बैलेंस कर रहे थे, मेरी आपसे शिकायत यही थी, मुझे समझ नहीं आती, आप मुझे कंफ्यूज कर देते। आज आपने मेरी कंफ्यूजन खुल के दूर कर दी। मैं जरा हसन निसार साहब का पॉइंट देना चाहती हूँ। जी हसन साहब। नहीं, मैं भट्टी साहब को सुनना चाह रहा हूँ, मेरा टाइम उनको दे दें। नहीं हसन साहब फॉर्म में शाबाश। मतलब आप उनके मौकिफ की तायीद करते हैं पूरी? ये भी हसन निसार ही बोल रहा है। भट्टी साहब प्लीज कंटिन्यू, जारी रखें। आप भट्टी साहब के मौकिफ की तायीद कर रहे हैं। जब मुझे देती हो हसन साहब का मैं मुझे दूं इसका। क्या बात कोई शक नहीं, कोई शक नहीं। ठीक है, मुझे दूं इस मौकिफ का।
इस मुल्क में एक हसन निसार है और हजारों इरशाद भट्टी हैं। बिल्कुल नहीं भट्टी साहब, मेरा टाइम आप अरसे बाद पैदा होते हैं। अच्छा, शहजाद को भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। शहजाद, जो इरशाद भट्टी साहब कह रहे हैं वो कहते हैं ख़त्म कर दो जमहूरी निज़ाम को, आप भी मुत्तफिक हैं? हसन निसार साहब तो हैं, बल्कि कह रहे हैं मैंने तो बुनियाद इसकी रखी है। नहीं, मेरे ख्याल से भट्टी साहब को इजाजत दें कि वो फिर हमें बताएं कि ऑल्टरनेट सिस्टम क्या होगा, क्या हम मार्शल लॉ चाहते हैं या अरे सुनने तो दें, सुन तो लेना। मैं आपसे सवाल ही कर रहा हूँ आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए। हम मार्शल लॉ ले आए, किसी डिक्टेटर को ले आए, वो निजाम सही है? खिलाफत ले आए हम, जो है मुस्लिम उम्मा की पूरी दुनिया में एक ऑल्टरनेट तो बताइए ना कोई। बस कर दो डिक्टेटर का रोना। नहीं तो बताएं तो सही ना, सवाल किया भाई कि कौन सा निजाम लेकर आए? 8 अरब पड़े हुए थे स्टील मिल में, और बताएं तो सही ना निजाम कौन सा लेकर आए? किसी डिक्टेटर को खत्म कर दें। चले, मैंने आपकी बात मान ली भट्टी साहब, मैंने आपकी बात मान ली। जमहूरी निजाम आप कहते कर लो, निजाम अच्छा कर लो, डिलीवरी वाला अच्छा कर लो, परफॉर्मेंस अच्छी कर लो, चीजें चुला लो। आप 2 मिनट में जमहूरियत वर्सेस आमरियत कर देते हो। ओए आमरियत को छोड़ो, बुरी चीज है। अब आमर बुरे हैं, लेकिन आप इस निजाम को बेहतर कर लो। नहीं तो फिर जब आप कहते हैं भट्टी साहब, के पीछे तो जब आप कहते हैं कि जमहूरियत खत्म कर दो, जमहूरी निजाम खत्म कर दो, तो फिर आप क्या कहना चाहते हैं? 1 मिनट में सर ये ले आते हैं जमहूरियत वर्सेस आमरियत। ये जमहूरियत है ही नहीं, वो तो बुरी है। 90% बंदे की नुमाइंदगी सिफर है। ये टिपिकल वारदाती हैं। आपने जब सारे मौका परस्त, अपॉर्चुनिस्ट, मफाद परस्त, वारदातिये, हादसात की पैदावार और चढ़े हुए हैं। ठीक है भट्टी साहब, अभी लगाया ये तो है ही नहीं। आई हेट दिस, मेरे सर पे रखा हुआ है। जमहूरियत को बुरा ना कहना। मुझे जमहूरियत ने क्या दिया है? मुझे तो कुछ बताओ प्लीज, अल्लाह के नाम पे कुछ बताओ। ही नहीं। साफ पानी, साफ पानी, दवाई, टीका, मेरे जान माल का तहफ़्फ़ुज़। मुनीब, जो मेरी बेटी को वो कुछ मुयस्सर क्यों नहीं जो मरियम नवाज साहबा को है? हसन हुसैन को जो कुछ मिला हुआ है, मुझे क्यों नहीं मिला हुआ? वो गैर मुल्की है, मैं तो मुल्की हूं, पाकिस्तानी हूं। ठीक है, मैं तो वतनी हूं, इस मुल्क का वतनी हूं, इधर मरना है। और मेरा क्यों नहीं एवन फील्ड, मेरा क्यों नहीं सरे महल? बड़ी साहब, और मेरे पास इतने बार का पानी क्यों नहीं है? बार के सूट क्यों नहीं है? बुलेट प्रूफ गाड़ियां क्यों नहीं है? भट्टी साहब, आपका पॉइंट आ गया। बड़ी हीटेड डिबेट हो रही है। हम एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे, डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद। जी मुनीब, वज़ीर आज़म ने जो बातें कल कही हैं, कोई भी कॉन्फिडेंट मजबूत वज़ीर आज़म जिसको इन चीज़ों की परवाह नहीं होती, वो ऐसी बातें नहीं करता, ना ही उसकी काबीना के लोग करते हैं। कोई कहता है जी हम चॉप कर देंगे, तो कोई कहता है जी सिस्टम लपेटा जाएगा। ना इस मुल्क में अब सिस्टम ऐसे लपेटा जाएगा जी, वो तजर्बे पुराने हो गए हैं। अब एक और तरीका बड़ा आजमूदा मौजूद है, वो पीपल्स पार्टी के दौर में आ गया था, उसी की कंटिन्यूएशन आगे रहेगी। अब ये मैं आपको बता सकता हूँ, ना ही ऐसी सोच पाई जाती है कि मुल्क के अंदर कोई खुदा न खास्ता दोबारा डिक्टेटरशिप हो या मार्शल लॉ लगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। एक डिफरेंट तरीका अडॉप्ट कर लिया गया है। लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि जहाँ पर किसी भी निज़ाम की अभी ये बातें फैक्चुअली अगर देखा जाए तो दुरुस्त है कि वहाँ पर रोटी नहीं है या जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वो ये निज़ाम नहीं दे सका या जमहूरियत नहीं दे सकी। भट्टी साहब फरमाते हैं, हसन निसार साहब माशाल्लाह फरमाते हैं, बात दुरुस्त करते हैं। लेकिन देखिए, आप जिसे हम एंशिएंट डेमोक्रेसी कहते हैं, आपके जहन में किसका नाम आता है एंशिएंट डेमोक्रेसी का? मैग्ना कार्टा कब आया था? एंशिएंट डेमोक्रेसी हम कहते हैं तो वो इंग्लैंड को कहते हैं। वहाँ पर जहाँ सोशल सिक्योरिटी सिस्टम्स और हर चीज़ें इन प्लेस हैं, आप मुझे बताएं, मैं वहाँ पर 4-5 साल मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, मैं वहाँ पर पढ़ाऊँ। वहाँ पर भी सिस्टम के अंदर बहुत से प्रॉब्लम्स अभी तक मौजूद हैं। दुनिया की बड़ी जमहूरियत भारत, वहाँ पर उसका जिक्र करते हैं, हमारे लिए वो एक हम बिल्कुल उसको वैल्यू नहीं करते, लेकिन वहाँ पर भी कोई लोगों को डिलीवरी नहीं है, कोई हालात ऐसे नहीं है, कोई वहाँ पर कोई यूनिक मिसाल वो नहीं है। लेकिन क्या वहाँ पर भी ये है कि जी वो फारग कर दो, इस निज़ाम ने कुछ नहीं दिया, ख़त्म कर दो, उल्टा दो, लिटा दो, लपेट दो, सब फारग कर दो, ये सब मतलब आप कहना चाह रहे हैं अगर प्रॉब्लम्स हैं तो उनको हल करें, पूरा निज़ाम लपेटने की क्या उनका तरीका है। बट ये मेरे ख्याल में इट्स अ नॉन स्टार्टर। जब हम कहते हैं कि जी ये निज़ाम ही गलत है और निज़ाम ने कुछ नहीं दिया, ये डिस्पैरिटी तो हर जगह मौजूद है। ठीक है शहजाद।
मैं भट्टी साहब से ये पूछा कि अगर आपकी बात ये मान ली जाए कि निजाम ठीक नहीं है तो क्या करें, हम मार्शल लॉ लेकर आए, खिलाफत लेकर आए, क्या किस किस्म का निजाम आपके ख्याल में चल सकता है? तो फिर जवाब आता है कि नहीं, फिर जो जवाब आता है ना वो असल में मसला है। फिर जवाब ये आता है कि हमारी जो क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी है ना वो ठीक नहीं है। अब ये मसला है, आप अपनी क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी को बेहतर करें बजाय इसके कि आप ये कहें कि डेमोक्रेसी चल नहीं सकती या ये निजाम खराब है। आप अपनी गवर्नेंस को बेहतर करें। आपकी हुकूमत अच्छी नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि डेमोक्रेसी पर आप इल्जाम लगाना शुरू करते हैं। अब इमरान खान साहब को चांस मिला है ना, इसी जमहूरियत के जरिए मिला है, तो करें ना, निजाम को बेहतर करें, मौका मिला है। आप तो लेकर आए थे रिफॉर्म्स को। अगर अवाम की नुमाइंदगी नहीं हो रही तो अवाम की नुमाइंदगी को आप डेमोक्रेसी ठीक नहीं इंश्योर करें। अगर आपको लगता है इस मुल्क में, भट्टी साहब कह रहे हैं मुझे क्या मिला है, भट्टी साहब 70-75% ना अभी भी इस मुल्क में गरीब आदमी सरकारी स्कूल में जाता है जो टैक्स के पैसे से चलता है। अभी भी 70-75% आदमी हेल्थ सर्विसेज के लिए सरकारी अस्पताल जाता है। आपकी तरह मेरी तरह प्राइवेट स्कूल या प्राइवेट अस्पताल में नहीं जाता। हम वो नेस्ले का पानी नहीं पीता। हाँ, लेकिन इन चीजों की क्वालिटी आपको ने बेहतर करनी है कि आपने बेहतर सेहत का निजाम देना है, उनको सबको देना है, आपने तालीम देनी है, सबको देनी है और बेहतर क्वालिटी देनी है। आप इस पर बात करें ना कि इसको इंप्रूव कैसे कर सकते हैं, आप अवाम की नुमाइंदगी कैसे बता सकते हैं, आप एहतसाब कैसे लेकर आ सकते हैं, आप अपना इलेक्शन का प्रोसेस कैसे बेहतर कर सकते हैं। आप इन चीजों पे बात करें, आप इदारों को कैसे मजबूत कर सकते हैं। और इसका मौका मिला है एक पार्टी को ना, जिसको आप कहते थे कि कोई इमरान खान का सियासी बैकग्राउंड नहीं है, कुछ नहीं है, मिला ना, इसी सिस्टम से जरिए उनको मौका मिला है ना। अब बेहतर करें। 5 साल में नहीं होता, लेकिन 5 साल तक आप इतना काम कर दें कि आपको फिर इलेक्ट किया जाए, फिर आप 10 साल हो जाएंगे आपके पास, और थोड़ा सा अच्छा काम करेंगे, शायद आपको 5 साल मजीद मिलेंगे। जब आपको 15 साल मिलेंगे आपके काम की बुनियाद पर, तो शायद सिस्टम थोड़े से बेहतर होंगे। यही सिस्टम है ना, यही चाहते हैं ना आप। या बजाय इसके कि हम ये कहें नहीं इसमें तो हो ही नहीं सकता, फिर आप बता देना, फिर ऑल्टरनेट कोई नहीं बताता। मसला ये किसी से ऑल्टरनेट पूछो कि यार क्या सिस्टम लेकर आए। या तो आप खुलकर ये कहें कि हाँ इस मुल्क में एक डिक्टेटर होना चाहिए, चाहे वो सिविलियन हो चाहे वो मिलिट्री से हो, लेकिन वही चलाएगा मुल्क का निजाम, वन मैन शो होगा। या आप बताएं खुल के कह दें कि हाँ ये सिस्टम सही है और ये सिस्टम में पाकिस्तान तरक्की करेगा, हम चला के देख लेते हैं फिर। या हम कहें कि पूरी मुस्लिम उम्मा को एक खिलाफत के अंडर डाल देते हैं और वो चला, हम फैसला कर लें कि कौन होगा हमारा अमीर, और उस तरह चला के देख लें। बताएं तो सही ना फिर ऑल्टरनेट क्या है। ऑल्टरनेट यही है कि हमने इन सिस्टम्स को बेहतर करना है। मैं 100% अग्री करता हूं, जो प्रॉब्लम्स हाईलाइट किए भट्टी साहब ने बिल्कुल ठीक है। अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं मिलती, अच्छा सेहत का निजाम नहीं है, लेकिन इन्हीं को हमने इंप्रूव करना है। और आखिर में ये जो -1 वाली बातें हैं, देखें हमारे यहाँ मसला ये ऑपोजिशन जो है वो कोई भी पॉजिटिव रोल प्ले नहीं करना चाहती जब वो ऑपोजिशन में होते हैं। चाहे वो 90 की दहाई में हमने देखा, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हमने पिछले दौर में देखा। वो मकसद यही होता है कि दूसरों की, अब मुझे बात एक से मुकम्मल कर लूं, दूसरों की टांगे खींचे, ठीक है। 90 की दहाई में तरह देखिए, मैंने एक पूरा इस पे प्रोग्राम किया था कि आप पीपल्स पार्टी और नून लीग के 90 की दहाई के आप देख लें, जो 2 टर्म्स थे उनके, और जब इनको 5 साल पूरे करने का मौका मिला उस वक्त देख लें। हालात कोई बहुत ज्यादा नहीं बदल गए, लेकिन जो कम से कम एक ऑब्जेक्टिव आप अचीव करना चाहते हैं 5 साल में, उसका मौका मिलना चाहिए और तहरीक इंसाफ को मिलना चाहिए। नवाज शरीफ कह के थक गए थे ना जीटी रोड पे कि 18 वज़राए आज़म आए, किसी ने अपनी मुद्दत पूरी नहीं की। तो अब खुदा के वास्ते इनको मुद्दत पूरी करने दें, अपनी बात पे खड़े रहें और मुद्दत पूरी करने दें। 5 साल बाद देखेंगे कि आवाम किसको मुंतखब करती है। ठीक है, मैं भट्टी साहब का जल्दी से आंसर ले लूं, उसके बाद आपकी तरफ आती हूं। मैं साहब क्विकली, भट्टी साहब देखिए, ये जो लीडरशिप, तो मैं माजरत चाहता हूँ मुंह से नहीं निकल गया, इन सियासतदानों को जी, इस स्टाफ को, मैं फिर फवाद चौधरी की बात दोहरा रहा हूँ, फिक्रा दोहरा रहा हूँ, इस सिविलियन स्टाफ के साथ कुछ भी नहीं। आप इतना तो कर दें खुदा के लिए, अपने बच्चे उन स्कूलों में भेज दें सरकारी में जिनमें मेरे बच्चे जाते हैं। जिस नलके से मैं पानी पीता हूँ उससे बिलावल भी पी ले। जिस अस्पताल में मैं लेटता हूँ उसमें जरदारी साहब भी लेट जाएं। नहीं लेटते, इनके डॉक्टर बाहर हैं, इनके पानी बाहर हैं, इनकी औलादें बाहर हैं, इनकी पोशाकें बाहर हैं, इनकी जदादें बाहर हैं। भट्टी साहब शहजाद का सवाल ये नहीं था। हमारी जमहूरियत का ये फिर इनको लीड रोल देते हैं अपनी जमहूरियत की। भट्टी साहब बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन शहजाद का सवाल ये था कि क्या करें, फिर ऑप्शन क्या है। ये जालीपन है, ये नीचे फिर खुल के कुछ कह दे। जाली है, ऊपर भी जाली है, मजर अब्बास साहब यार 100 साल लगे रहे इसमें सही नहीं होना, 100 साल लगे रहे इस निजाम और इन लोगों ने सही नहीं होना। बिल्कुल ऐसी जमहूरियत है आज हसन साहब ने लिखा है जिसमें बाप के बाद बच्चे, बच्चों के बाद बच्चे, बच्चों के बाद बच्चे, बच्चों के बाद। ठीक है भट्टी साहब, 1 मिनट, बाकी सबका पॉइंट भी लेने दें। मजर साहब देखिए, दुनिया में प्रैक्टिस होती है। देखिए बिल्कुल, कैनेडीज, बुश, उनको क्यों नहीं रोकते फिर आप? देखिए बिल्कुल जो है हसन साहब भी दुरुस्त बात कह रहे हैं। शैम डेमोक्रेसी की, ओबामा का बाप था,
भट्टी साहब आप भी दुरुस्त बात कह रहे हैं। तो यार ये क्या एग्जांपल है भट्टी साहब? आप हर जगह पर ऐसी एग्जांपल होती हैं, किसी मुल्क में है किसी में नहीं है यार। आप भी बोरिस जॉनसन का बाप है। एक मिनट छोड़े ना इसको, क्यों यहाँ ये रूटीन है। उनके बाद जरूर आपने बनाना नवाज शरीफ। जब तक मैं आपको बता रहा हूँ, आप एक बेसिक, आप तो उस डिवाइड के खिलाफ है। भट्टी साहब एक मिनट, भाईजान आप क्यों बनाना चाहते हैं? भट्टी साहब दूसरे की भी बात सुन लिया करें, दूसरे की भी बात सुन लिया करें। पाबंदी लगा देना। भट्टी साहब आपका पॉइंट आ गया, अब मज़र साहब की बात सुने। जी मज़र साहब, दूसरे की भी देखिए, जब तक बिल्कुल आप भी दुरुस्त कह रहे हैं, हसन साहब भी दुरुस्त कह रहे हैं, इस मुल्क में जब तक आप सियासतदानों को पैदा करते रहेंगे, जब तक आप ये जो कहते हैं ना कि जुल्फकार अली भुट्टो को फुला लेकर आया, इसको फुला लेकर आया, ये जो फुला लाने वाले लोग हैं ये हैं जिम्मेदार। इस मुल्क में जमहूरियत चलने कब दिया आपने? जो आप शैम डेमोक्रेसी कौन बनाता है इस मुल्क में? कौन सियासी पार्टियां बनाता है? कौन सियासी ग्रुप्स बनाता है? कभी इनके खिलाफ आप बात कर सकते हैं? आप बात नहीं कर सकते, आपकी आवाज म्यूट हो जाती है। क्या बात कर रहे हैं आप? कौन सी आप उठा के ऊपर से लेके नीचे तक आप बनाते ही ऐसे लोगों को हैं, आप बनाते ही ऐसे लोगों को हैं। जायदादें बना लेते हैं भाई, जो जायदादें बनाते हैं उनको आप प्रमोट करते हैं, उनको प्रमोट करते हैं, वही लोग आपको सूट करते हैं। अच्छे लोग आपको नहीं सूट करते। ये आप करें ना, उन लोगों को रोकें, ये जमहूरियत ठीक हो जाएगी। उनको रोकें, ये सियासतदानों को फारिग कर दिए जाएंगे। ठीक है जी, एक काम करते हैं, जिनका कोई काम नहीं है, जिनका काम ये नहीं है। मज़र साहब, कल तक हसन साहब इमरान खान के हक में लिखते रहे हैं, इमरान खान के स्टेज पर जाते रहे हैं। आज क्या बात कह रहे हैं? माइक म्यूट कर दे जी। आज दिल नहीं जा रही ये कॉन्वर्सेशन खत्म हो, लेकिन हमारे पास प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया। हम कल दोबारा इस पे सवाल रखेंगे। अल्लाह हाफिज।